हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे मेन हेडिंग दैनिक जागरण ने बनाई है वो है कि मुस्लिम धर्मगुरु इलियासी ने भागवत को बताया कि राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि। अब यहाँ पर लगातार जो मुस्लिम समाज है वो हिंदू समाज से या फिर कह सकते हैं कि आरएसएस से संवाद बढ़ाने में लगा हुआ है। इसमें ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के एक मदरसे में पहुंचे और 300 छात्रों से सीधा संवाद किया। अब इसके बाद जो मुस्लिम धर्मगुरु इलियासी हैं उन्होंने इन्हें राष्ट्रपिता का पद या फिर सम्मान दिया और इन्हें राष्ट्र ऋषि भी बताया। इसके पहले उन्होंने मुस्लिम समाज के प्रभावशाली धर्मगुरु डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी से भी मुलाकात की। भागवत ने मुलाकात की। इलियासी ने भागवत को इन्हीं दो संबोधनों से संबोधित किया है और उन्होंने बोला है कि संघ प्रमुख मदरसे में ऐसे वक्त आए हैं जब मदरसों के सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश के सरकार का जो आदेश है उस पर विवाद चल रहा है। तो ये एक मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण मुलाकात मानी जा सकती है और एक अच्छा पॉजिटिव संकेत भी है ये। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जब गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने तो छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी, ये स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी ने। हालांकि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सोनिया गांधी से मिले थे तो उन्होंने ये संकेत दिया था कि वो दोनों पद पर रहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहेंगे और सीएम कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे राजस्थान की। हालांकि दो लोग के नामांकन की इसमें चर्चा है। पहला जो नामांकन होगा वो अशोक गहलोत का होगा और दूसरा होगा शशि थरूर का। अशोक गहलोत सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनका अध्यक्ष पद बनना तय है। वहीं पर अब यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो सीएम सीट खाली होगी उसमें क्या अशोक गहलोत अपने करीबी को सीट देंगे या फिर राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें घमासान होना तय है। हालांकि राहुल गांधी ने इसमें स्पष्ट बोला है कि पार्टी का जो संविधान है कि कोई भी एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, उसको आज भी फॉलो किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर सुनवाई करेगा कोर्ट। अब देखिए, ज्ञानव्यापी परिसर में गौरी के श्रृंगार के लिए जो अनुमति मांगी गई थी और शिवलिंग है इस पर चर्चा के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी 4 महिलाओं द्वारा, वो हैं मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक व सीता साहू। उनके वकील विष्णु शंकर जैन व सुधीर त्रिपाठी ने याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI के विशेषज्ञों की निगरानी में ही कार्बन डेटिंग से ही शिवलिंग की आयु का धातु का पता लगेगा। उन्होंने इसके लिए समय सीमा तय करने की भी अपील की है कि एक तय ये जो केस है वो ज़्यादा लंबा ना खिंचे। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को जवाब देने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर तय की है। बता दें कि 12 सितंबर को एक अहम फैसला लिया गया था और इसमें वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला लिया था कि मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र को सुनवाई योग्य माना जाए। अब यहाँ पर कार्बन डेटिंग की जो बात चल रही है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच के औसत के साथ ही कार्बन डेटिंग निकाली जाती है और कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। इसमें किसी भी वस्तु के कार्बन 14 के क्षय से उसकी आयु प्रकृति का निर्धारण होता है। कार्बन डेटिंग के जरिए विज्ञानी जो है यानी कि साइंटिस्ट जो है वो लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, हड्डी, बाल, रक्त अवशेष, बीज, पराग, कोरल, ये दीवार, चित्रकारी, कागज की आयु का पता लगा सकते हैं। कार्बन 14 का जो रेडियोधर्मी आइसोटोप है उसकी जो औसत आयु या अर्ध आयु जो होती है वो 5,730 वर्ष मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंटरनेट मीडिया से लेकर OTT पर रहेगा सरकार का पहरा। देखिए, इंटरनेट मीडिया पर लगातार शिकंजा कस रही है सरकार और उसी को आगे एक स्टेप और आगे बढ़ाकर OTT को भी इस पर कानूनी तौर पर इसको दायरे में लाने की बात कही जा रही है।
जैसा कि जो प्रस्तावित कानून है, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है, अगर उसके हम प्रस्तावित कानून की बात करें तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप को भी ओटीटी के साथ इस बिल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो टेलीग्राम हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, ऐसी जो ऐप हैं उनसे क्या होता है, लोग बात कर लेते हैं, यानी कि वॉइस कॉल से या लेकर चैट हो जाती है इस पर, तो इससे टेलीकॉम कंपनियों को, दूरसंचार कंपनियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसको भी इस बिल में कुछ इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूरसंचार कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए लाइसेंसिंग का प्रावधान लाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की और आपूर्ति के लिए 1700 करोड़ का इस्तेमाल। अब देखिए, यहां पर रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों में करीब 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति के लिए गुरुवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी BAPL के साथ 1700 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है, और इसमें दोहरी भूमिका वाली इन मिसाइलों के आने से नौसेना की परिचालन क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस अनुबंध से हथियार प्रणाली और गोला बारूद के स्वदेशी उत्पादन को और बढ़ावा भी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को बढ़ाने से महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि फर्जी दस्तावेज पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने वालों की खत्म होगी नौकरी। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति गलत सूचना या दस्तावेज के आधार पर नौकरी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत 10% आरक्षण का लाभ उठाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए केंद्र ने कहा है कि परिवार शब्द में माता पिता शामिल होंगे, भले ही लाभार्थी माता पिता से अलग हो। इसके पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जो केंद्र सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए, इस न्यूज़ को हम लगातार 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर देंगे और ये न्यूज़ देख लेते हैं कि स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक कला की शिक्षा होगी अनिवार्य। स्कूलों का नया पाठ्यक्रम आधुनिकता और भारतीय कला संस्कृति का मिश्रण होगा, जहां बच्चों को कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के साथ कला यानी कि आर्ट एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी स्कूलों में 1ली से 12वीं तक कक्षा तक कला को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की सिफारिश की है। इसके लिए सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से कला शिक्षा की भी नियुक्ति की जाने का सुझाव इसमें दिया गया है। NCERT के कला और सौंदर्य बोध विभाग ने यह सिफारिश ऐसे समय की है जब नए स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इस सिफारिश में न सिर्फ कला को एक विषय के रूप में सभी स्कूलों में पढ़ाने की सिफारिश की गई है, बल्कि इसके मूल्यांकन को जरूरी बताते हुए परीक्षा परिणाम में इनके अंकों को जोड़ने की पैरवी की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा गेट्स फाउंडेशन। स्वास्थ्य और खाद्य संकट से जूझ रहे विकासशील देशों को इससे राहत दिलाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने $1.27 अरब की सहायता देने की घोषणा की है। कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के चलते पटरी से उतरे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को फिर से आगे बढ़ाने के लिए इसे बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया कई सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक नेताओं और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों के साथ चर्चा के बाद इस सहायता राशि की रूपरेखा तय की गई है। फाउंडेशन की सहायता राशि का बड़ा हिस्सा वर्ष 2030 तक उन बीमारियों को समाप्त करने का पर खर्च होगा जिसके तहत विकास लक्ष्य प्रभावित हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्रा।
अमेरिकी फेडरल बैंक की तरफ से एक बार फिर से ब्याज दर बढ़ाने का असर गुरुवार को सभी एशियाई करेंसी पर देखने को मिला। रुपए से लेकर युआन तक में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को $1 का मूल्य 80 रुपये 79 पैसे हो गया, जबकि एक दिन पहले यही बुधवार को $1 का मूल्य था। जब यानी कि इससे पहले $1 कम था, $1 कम था। पिछले 7 महीनों में यह पहली बार है जब रुपए में 83 पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को वायदा बाजार में डॉलर 2 दशक की मजबूती पर दिखा। जापान का येन तो डॉलर के मुकाबले 24 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और येन को बचाने के लिए यहां के सेंट्रल बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। चीन के युआन में गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 0.6% की गिरावट दर्ज की गई और चीन की करेंसी डॉलर के मुकाबले पिछले 2 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। दक्षिण कोरिया की करेंसी ऑन में डॉलर के मुकाबले 0.7%, तो थाईलैंड की करेंसी में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। रूस बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। यूक्रेन संकट के बाद के महीनों में रूस से कच्चे तेल की खरीद भारत ने कई गुना बढ़ा दी है। नतीजा यह रहा कि सिर्फ 7-8 महीने पहले जहां भारत की कुल ऊर्जा जरूरत का 1% ही रूस से क्रूड खरीदा जाता था, वहीं जुलाई 2022 में यह बढ़कर 15% हो गया। अप्रैल से जुलाई यानी कि 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने रूस से कुल $8.953 अरब का क्रूड खरीदा है। भारत रूस का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। पहले स्थान पर सऊदी अरब और दूसरे स्थान पर इराक है। उल्लेखनीय है कि रूस का धुर विरोधी अमेरिका भारत को क्रूड बेचने वाले देशों में 5वें स्थान पर है। सूत्रों का कहना है कि अभी भारतीय तेल कंपनियां रूस से 6 से 7 अरब डॉलर प्रति बैरल छूट पर कच्चा तेल खरीद रही हैं। 5 उद्योगों में 2.60 लाख करोड़ का अवैध व्यापार। एफएमसीजी से लेकर मोबाइल फोन सेक्टर में धड़ल्ले से अवैध कारोबार चल रहा है। इस अवैध कारोबार की वजह से सरकार को कर के भुगतान में मिलने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। फिक्की कॉस्केड यानी कि जो इसकी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 5 प्रमुख उद्योगों में 2,60,094 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया गया है। इसकी वजह से सरकार को कर के रूप में मिलने वाले 58,521 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। अवैध कारोबार की वजह से रोजगार के 15.96 लाख अवसर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। गुरुवार को फिक्की कॉस्केड की रिपोर्ट पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जारी की थी। चलिए इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज ले रहे हैं, सुरक्षा परिषद में आतंकियों को प्रतिबंध की जगह मिलती है राहत। ये स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने। जयशंकर जो सुरक्षा परिषद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान स्थित आतंकियों को कई मौके पर बचाने वाले चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खेदजनक है कि जब कभी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ देश उन्हें दंड मुक्ति की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को तत्काल समाप्त करने और वार्ता व कूटनीतिक के रास्ते पर लौटने की जरूर सलाह दी है। 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन युद्ध पर ब्रीफिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शांति और न्याय हासिल करने के व्यापक प्रयास के लिए दंड मुक्ति के खिलाफ लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद की इस संबंध में एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है। विदेश मंत्री सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग को जब संबोधित कर रहे थे तब वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा सचिव एंटोनियो गुतरेस, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, चीनी विदेश मंत्री वांग यी, रूसी विदेश मंत्री सरगोई लावरोव और अन्य सदस्य देश के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। अब यहां पर हमें समझना है यूएनएससी के बारे में, या यूएनएससी है क्या? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है और इसकी भी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसकी जो पहली बैठक है वो हुई थी 17 जनवरी 1946 को।
इसका जो मुख्य कार्य होता है वो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद के कार्य का हिस्सा होता है। मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो शांति मिशन के तहत दूत भी भेजा जाता है, यानी कि किसी देश में, जैसे कि इराक में भेजा गया था और कई देशों में भेजा जाता है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चयन हर 2 साल में किया जाता है और भारत इसका 10 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, यानी कि ये इसका 10वां कार्यकाल है। इससे पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 में इसका सदस्य रह चुका है। यूएनएससी में सुधार को लेकर भारत की जबरदस्त लॉबिंग। बदलते वैश्विक माहौल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत की कोशिशों का असर दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन की महासभा को संबोधित करते हुए पहली बार भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है। इसी बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी यूएन के मौजूदा स्वरूप में बड़े बदलाव की अपील की है। बुधवार को ही भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का काफी मुद्दा अहम रहा था। इसी तरह से गुरुवार देर रात भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के समूह G4 के विदेश मंत्रियों की तरफ से भी इस बारे में अपील जारी होने वाली है। G4 के चारों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के दावेदार हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रूस से है कि जो पुतिन ने घोषणा की थी कि रूस परमाणु हमला कर सकता है, उसको लेकर भी अब रूस में ही प्रदर्शन होने लगे हैं और इसके संकेत अच्छे नहीं माने जा रहे हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए कि उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमाणु अगर हमला होता है तो उससे मानवता पर हमला माना जाएगा, क्योंकि ये युग वाकई में शांति का युग है, इसमें आगे बढ़ने का युग है। चाहे आप टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ें या फिर सामाजिक तौर पर आगे बढ़ें, इसमें परमाणु हथियारों के हमले की कोई भी जगह नहीं है। इसी को लेकर पुतिन का विरोध उनके ही देश में किया जा रहा है। तो ये आज का यानी 23 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।